सिराजुद्दौला और लुत्फुन्निसा बंगाल नवाब की अनसुनी प्रेम गाथा भाग 1। साल था 1747। बंगाल की फिजा में राजनीतिक उठापटक के साथ साथ भावनाओं की भी गर्मी थी। एक ओर मुर्शिदाबाद के सिंहासन पर बैठा नवयुवक सिराजुद्दौला था, दूसरी ओर हवाओं में गूंजता था एक नाम जो दिलों की धड़कनों को बढ़ा देता था, लुत्फुन्निसा। एक ऐसी नवयुवती जो सौंदर्य और सादगी की मिसाल थी। उसकी आंखों में गहराई थी, उसकी मुस्कान में शांति और उसके हाव भाव में शाही ठाठ का एहसास था। लुत्फुन्निसा का जन्म एक सम्मानित परिवार में हुआ था। उसके पिता नवाब के दीवान थे, इसलिए लुत्फुन्निसा का आना जाना महल तक होता था। वे अक्सर अपनी मां के साथ नवाबी समारोहों में शामिल होती और वहीं एक दिन उसकी पहली मुलाकात हुई सिराजुद्दौला से। वह दिन मुर्शिदाबाद की फिजाओं में कैद हो गया। एक चुप सी नजर, एक धीमी सी मुस्कान और दिल में उठती एक अनकही भावना ने दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सिराजुद्दौला, जो उस समय नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी था, उसने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे, मगर प्रेम का यह युद्ध उसके लिए नया था। वे लुत्फुन्निसा के व्यक्तित्व से मोहित हो चुका था, उसकी सादगी, उसकी बुद्धिमत्ता और सबसे बढ़कर उसका साहस। प्रेम धीरे धीरे बढ़ता गया, राजमहल की दीवारों के भीतर गुलाब की खुशबू की तरह फैलता गया। सिराज जब कभी दरबार से थक कर लौटता तो उसका मन लुत्फुन्निसा की यादों में डूब जाता। वे कविताएं लिखता, उसकी तस्वीर बनाता या सिर्फ उसकी आवाज को याद कर खुद से बातें करता। लुत्फुन्निसा भी अब इस प्रेम में बंध चुकी थी। उसे एहसास था कि उसका दिल अब किसी आम पुरुष का नहीं बल्कि पूरे बंगाल के उत्तराधिकारी का है, मगर वे यह भी जानती थी कि नवाबी प्रेम आसान नहीं होता। प्रेम को राजनीति की दीवारों से टकराना पड़ता है। फिर भी उसने निर्णय किया कि वे इस प्रेम को अंत तक निभाएगी। एक दिन जब नवाब अलीवर्दी खान ने सिराज को राजकाज की जिम्मेदारी सौंपी तो पूरे महल में उत्सव का माहौल था। सिराजुद्दौला अब केवल उत्तराधिकारी नहीं था, वे बंगाल का शासक बन चुका था, मगर इस जिम्मेदारी के साथ साथ उसके दिल में एक और संकल्प था, लुत्फुन्निसा को अपनी बेगम बनाना। उसने अपने दिल की बात अलीवर्दी खान से कही। अलीवर्दी खान ने पहले तो चौंक कर सिराज की ओर देखा, मगर फिर उसकी आंखों में बेटे के लिए एक भावुक चमक उभरी। उसे यह रिश्ता मंजूर था। उसने लुत्फुन्निसा के परिवार से प्रस्ताव भेजा और शीघ्र ही दोनों का निकाह तय हुआ। निकाह का दिन मुर्शिदाबाद के इतिहास में सबसे भव्य दिनों में से एक था। सभी ओर रोशनी थी, शहनाइयों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी, मगर सबसे खूबसूरत मुस्कान थी सिराज और लुत्फुन्निसा के चेहरों पर। दो दिल जो वर्षों से एक दूसरे की धड़कनों में समाये थे, अब आधिकारिक रूप से एक हो चुके थे। भाग 2। निकाह के बाद सिराजुद्दौला और लुत्फुन्निसा का जीवन प्रेम से सराबोर हो गया। महल के गलियारों में अब राजनीति से ज्यादा मोहब्बत की बातें होती थी। लुत्फुन्निसा अब केवल एक नवाब की बेगम नहीं थी, वे सिराज की आत्मा बन चुकी थी। दोनों साथ बैठकर घंटों बातें करते, पुरानी कविताएं पढ़ते और भावनाओं की गहराइयों में उतरते। लुत्फुन्निसा के व्यक्तित्व ने सिराज को और परिपक्व बना दिया। वे पहले से अधिक संयमित और दूरदर्शी हो गया था। राज्य के मामलों में अब उसकी सूझबूझ झलकने लगी थी और यह बदलाव सबको दिखाई देने लगा। लोग कहते कि अब नवाब में गंभीरता आ गई है, मगर सिराज जानता था कि यह गंभीरता उसे प्रेम ने सिखाई है। महल के भीतर उनके प्रेम की कहानियां गूंजने लगी। सेवक सेविकाएं कहते कि ऐसी मोहब्बत शायद ही कभी देखी गई हो। लुत्फुन्निसा अपने पति के लिए हर दिन एक नई पोशाक चुनती, नए पकवान बनवाती और जब सिराज थक कर लौटता तो वे उसकी आंखों में देखकर बिना कहे सब समझ जाती। मगर जैसे ही प्रेम की कश्ती आगे बढ़ती, सियासत की तूफानी हवाएं तेज होने लगी। बंगाल के दरबार में अंग्रेजों की चालें बढ़ने लगी थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापार नहीं बल्कि सत्ता में हस्तक्षेप करने लगी थी। सिराज को इसका आभास था। वे जानता था कि यह केवल व्यापारियों की जमात नहीं बल्कि एक विशाल षड्यंत्र है जो पूरे भारत को जकड़ने की तैयारी कर रहा है। लुत्फुन्निसा ने भी यह परिवर्तन महसूस किया। वे सिराज के साथ बैठकर लंबे समय तक अंग्रेजों की गतिविधियों पर चर्चा करती। उसकी समझदारी और राजनीतिक दृष्टिकोण ने सिराज को कई निर्णय लेने में सहायता की। वे कहती कि प्रेम केवल आलिंगन नहीं होता बल्कि साथ चलने
की हिम्मत भी होता है। सिराज उसकी बातों से प्रेरणा लेकर योजनाएं बनाता और अंग्रेजों की चालों का जवाब देने के लिए दृढ़ होता गया। मगर सिराज के दरबार में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसे पसंद नहीं करते थे। मीर जाफर, जो बाहर से तो सिराज का समर्थक था मगर भीतर ही भीतर अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रच रहा था, वे सिराज को हटाकर स्वयं नवाब बनना चाहता था। उसने सिराज के खिलाफ धीरे धीरे माहौल बनाना शुरू किया। वह दरबारियों को बहकाता, सेनापतियों में भ्रम फैलाता और अंग्रेजों को अंदरूनी सूचनाएं देता। लुत्फुनिसा को इन गतिविधियों की भनक लगने लगी थी। उसने सिराज को आगाह किया मगर सिराज ने अपनी मासूमियत में मीर जाफर पर भरोसा किया। उसने कहा कि मीर जाफर बुजुर्ग है और इतने वर्षों से परिवार के साथ है, वे ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मगर लुत्फुनिसा की आंखों में चिंता की गहराई बढ़ती जा रही थी। साल आया 1757। प्लासी का युद्ध पास था। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रच लिया था। उसने युद्ध में सिराज की सेना को धोखा देने का निर्णय कर लिया था। सिराज इस युद्ध को बंगाल की स्वतंत्रता का अंतिम द्वार मानता था। वे जानता था कि अगर वह जीत गया तो अंग्रेजों को लंबे समय के लिए रोक देगा, मगर उसे यह नहीं पता था कि उसका सबसे विश्वास पात्र ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। लुत्फुनिसा ने युद्ध से एक रात पहले सिराज को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि यह केवल युद्ध नहीं बल्कि विश्वास का इम्तिहान है। सिराज ने उसके माथे को चूमा और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हमेशा उसके प्रेम का ऋणी रहेगा। प्लासी का युद्ध आरंभ हुआ। सेनाएं आमने सामने थीं। तोपों की गूंज, घोड़ों की तापें और सैनिकों के नारे आसमान को चीर रहे थे, मगर बीच युद्ध में ही मीर जाफर की सेना ने पीछे हटने का संकेत दिया। सिराज को समझते देर नहीं लगी कि वे धोखा खा चुका है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजों ने सिराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया और युद्ध का पलड़ा अंग्रेजों की ओर झुक गया। सिराज को हार का सामना करना पड़ा। वे जानता था कि अब मुर्शिदाबाद की गलियों से उसकी सत्ता छिन चुकी है, मगर उसके दिल में बस एक ही नाम था, लुत्फुनिसा। भाग 3। प्लासी की पराजय के बाद मुर्शिदाबाद की हवाओं में वीरानी छा गई। सिराजुद्दौला के हारते ही वे महल, जो कभी शहनाइयों और रोशनी से जगमगाता था, अब सन्नाटे में डूब चुका था। हर कोना, हर दीवार, हर झरोखा अब सिराज और लुत्फुनिसा की यादों का बोझ ढो रहा था। सिराज युद्ध के बाद जैसे ही अपने विश्वासी साथियों के साथ महल से बाहर निकला, उसकी एक ही चिंता थी, लुत्फुनिसा कहाँ है? क्या वे सुरक्षित है? क्या अंग्रेजों ने महल तक पहुँच बनाई है? उसने तत्काल संदेश भेजे और अपने कुछ खास लोगों को उसकी खोज में लगाया। लुत्फुनिसा महल के एक गुप्त हिस्से में छिपाई गई थी। महल की पुरानी दाई और एक विश्वासी सैनिक ने उसे वहां रखा था। लुत्फुनिसा जानती थी कि अब महल सिराज का नहीं रहा, मगर उसका हृदय अब भी सिराज की धड़कनों से जुड़ा था। वे हर पल उसके लिए दुआ कर रही थी और उम्मीद कर रही थी कि सिराज जल्द उसे लेने आएगा। कई रातें बीती। हर रात लुत्फुनिसा को बेचैनी में डुबोती रही। उसने न खाने की परवाह की, न अपने श्रृंगार की। वे बस पल पल सिराज के आने की राह तकती रही। आखिरकार एक दिन सिराज स्वयं आया। उसके चेहरे पर थकान थी, वेशभूषा साधारण हो गई थी, पर उसकी आंखों में वही प्रेम, वही समर्पण था जैसे पहली बार मिलते वक्त था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर बहुत देर तक रोते रहे। वे आंसू सिर्फ हार के नहीं थे, वे प्रेम में उठे तूफान के थे जो अब चुपचाप आंखों के माध्यम से बह निकले थे। सिराज ने निर्णय किया कि वे अब छिपकर नहीं रहेगा, उसे अपनी जमीन को वापस लेना होगा, मगर उससे भी पहले उसे लुत्फुनिसा को सुरक्षित स्थान पर भेजना था। वे नहीं चाहता था कि उसकी लड़ाई में उसकी प्रेमिका को कोई आंच पहुंचे। लुत्फुनिसा ने सिराज के इस प्रस्ताव का विरोध किया। उसने कहा कि वे सिराज के बिना नहीं जाएगी, अगर मौत भी आती है तो वे भी साथ होगी। प्रेम जब सच्चा हो तो जीवन और मृत्यु दोनों साथ निभाते हैं। सिराज ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसके हाथों को थाम कर कहा कि अगर वे उसके साथ नहीं रही तो यह जीवन अर्थहीन है। लुत्फुनिसा मुस्कुराई और कहा कि वे जहां भी जाएगा वे उसके साथ चलेगी। सिराज और लुत्फुनिसा ने जंगलों की ओर रुख किया। वहां के गांवों में छिपते सिराज ने कुछ पुराने मित्रों से संपर्क किया, मगर अब कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। लोग डरे हुए थे। अंग्रेजों का आतंक हर ओर फैल चुका था और मीर जाफर अब गद्दी पर बैठ चुका
था। सिराज जानता था कि उसे अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रखा जाएगा। उसने लुत्फुनिसा को बार बार समझाया कि वे किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाए, मगर लुत्फुनिसा ने सिराज की कसम खाई कि वे कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। वे कहती रही, अगर तुम मिट जाओगे तो मेरा होना भी क्या मायने रखेगा। फिर वे दिन आया जब सिराज को धोखे से पकड़ लिया गया। मीर जाफर के सिपाही उसे तलाश रहे थे। एक गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने उसे एक गांव से पकड़ लिया। लुत्फुनिसा वहीं थी। वे सिपाहियों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनसे विनती की, मगर सिपाहियों के पास दया का कोई स्थान नहीं था। सिराज को कैद कर लिया गया, उसे लोहे की जंजीरों में बांधा गया और उसके सामने ही लुत्फुनिसा को जमीन पर गिरा दिया गया। उसने चीख कर कहा कि मेरी आंखों के सामने इसे मत ले जाओ, मगर अब सब कुछ निष्ठुर हो चुका था। लुत्फुनिसा को एक पुरानी कोठरी में बंद कर दिया गया और सिराज को मीर जाफर के पास ले जाया गया। मीर जाफर ने सिराज को देखा, उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने कहा कि अब वे बंगाल का नवाब है और सिराज एक कैदी है, मगर सिराज की आंखों में जो तेज था वे अब भी मीर जाफर की सत्ता को चुनौती दे रहा था। मीर जाफर ने अंग्रेजों के इशारे पर सिराज की हत्या का आदेश दे दिया। सिराज को एक कोठरी में ले जाया गया जहां उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। उसका शरीर गंगा के तट पर फेंक दिया गया। कोई शाही अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कोई तोप नहीं चली, कोई मातम नहीं मनाया गया। मुर्शिदाबाद की गलियों में बेखबर हवा की तरह फैल गई। लुत्फुनिसा तक जब यह समाचार पहुंचा तो उसका कंठ सूख गया, उसकी आंखें जैसे पत्थर हो गई। वे घंटों चुप बैठी रही। फिर एक रात उसने सिराज की पुरानी पोशाक पहनी, उसकी एक चिट्ठी को सीने से लगाकर लेटी और अपने जीवन को अलविदा कह दिया। कहते हैं कि जब दाई ने सुबह देखा तो लुत्फुनिसा का चेहरा शांत था, जैसे किसी स्वप्न में चली गई हो। उसके होंठों पर मुस्कान थी, शायद वे अब सिराज से मिल चुकी थी। भाग 4 अंतिम भाग। सिराजुद्दौला और लुत्फुनिसा की प्रेम कथा का अंत यद्यपि त्रासदी से भरा था, मगर यह अंत ही उनकी प्रेम कहानी को अमर बना गया। मुर्शिदाबाद की हवाओं में आज भी वे सिसकियां गूंजती हैं जो उस रात लुत्फुनिसा ने सिराज की मृत्यु की खबर सुनकर भरी थी। उन सिसकियों में एक बेबस प्रेमिका की करुण पुकार थी, एक ऐसी स्त्री की पुकार जिसने अपने नवाब को केवल गद्दी पर नहीं बल्कि अपने हृदय में विराजमान किया था। लुत्फुनिसा के जाने के बाद वह कोठरी जहां वे बंद थी वहां हर दीवार पर उसकी उपस्थिति का आभास होने लगा। सेविकाएं कहती थीं कि रात को वहां दीपक स्वयं जल उठता, कोई कोमल स्वर सुनाई देता जो सिराज का नाम लेता। कहते हैं प्रेम जब सच्चा होता है तो वे मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। मुर्शिदाबाद में एक पुराना बगीचा है जहां कभी सिराज और लुत्फुनिसा ने साथ बैठकर चांदनी रातों में कविताएं पढ़ी थीं। उस बगीचे की मिट्टी आज भी उस प्रेम की सौंधी खुशबू लिए हुए है। वहां जो गुलाब उगते हैं उनमें एक अलग ही लालिमा होती है, मानो लुत्फुनिसा के हाथों से उन्हें सींचा गया हो। इतिहास ने सिराज को एक कमजोर शासक कहा, मगर उसे यह नहीं समझ आया कि सत्ता और प्रेम दो अलग दुनिया है। सिराज सत्ता में चाहे हार गया हो, मगर प्रेम में वे अमर हो गया। उसने जिस निष्ठा और समर्पण से लुत्फुनिसा को प्रेम किया वे आज भी प्रेरणा है। लोग कहते हैं कि वे तो एक हार गया नवाब था, मगर जो प्रेम के पथ पर हारकर भी सम्मान से खड़ा हो वे असल में विजेता होता है। लुत्फुनिसा की मृत्यु के बाद उसका कोई शाही समाधि स्थल नहीं बना, मगर जिस स्थान पर उसका अंतिम संस्कार हुआ वे आज भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। लोग वहां फूल चढ़ाते हैं और दुआ करते हैं कि उन्हें भी ऐसा सच्चा प्रेम मिले जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ निभाए। सिराज और लुत्फुनिसा की यह गाथा इतिहास के पन्नों में भले ही दब गई हो, मगर बंगाल की लोक कथाओं में, गीतों में और दिलों में यह प्रेम कहानी आज भी जीवित है। जब भी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की आंखों में समर्पण देखता है तो वे लुत्फुनिसा को याद करता है, और जब कोई प्रेमिका अपने प्रेमी की बेबस आंखों में आंसू देखती है तो वे सिराज को महसूस करती है। कभी कभार प्रेम सत्ता से भी बड़ा होता है, और सिराजुद्दौला और लुत्फुनिसा की यह गाथा इसका सबसे सुंदर प्रमाण है।